गांधी मैदान एक आइकॉनिक प्लेस है और वहाँ पे अगर किसी रैली में इतने लोग आ जाए कि गांधी मैदान में जगह नहीं रहे बैठने की, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें भी कोई और अड़चन है। अब केवल ये बात है कि हम ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि जेपी भी एक बदलाव का सपना लेकर आए थे। इस योजना से ही आप समझ लेंगे कि हम वक्फ बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही तैयारियों में लग गई हैं। बिहार के अंदर एक नई राजनीतिक पार्टी का उद्भव हुआ है। उस पार्टी का नाम है जनसुराज। प्रशांत किशोर, जो कि देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार माने जाते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो नेता, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन अब प्रशांत किशोर खुद मुख्यधारा की राजनीति में उतर गए हैं और उन्होंने अपने संयोजन से एक पार्टी तैयार की है। आज हमारे साथ उनकी नई नवेली पार्टी जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी हैं, जिनके साथ हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जनसुराज पार्टी, जिससे कि बिहार की जनता को उम्मीदें दिख रही हैं, क्योंकि बिहार में जनसुराज एक विकल्प देने की बात कर रहा है, जिस विकल्प का अभाव पिछले की 20 से 40 वर्षों के दौरान बिहार की जनता को नहीं दिख रहा था, या जिस विकल्प की बात नहीं हो रही थी। लोग लालू और नीतीश के बीच सिमट कर रह जा रहे थे। अब वही लोग एक नए विकल्प की ओर, यानी जनसुराज की ओर, यानी प्रशांत किशोर की ओर देखने लगे हैं। हमारे साथ हैं मनोज कुमार भारती जी। उनसे जानेंगे और समझेंगे कि आने वाले दिनों में जनसुराज की क्या योजनाएं हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के, और बिहार की राजनीति में वो किस तरीके से अपनी छाप छोड़ने वाले हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका पीपीएम टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। आप जब से अध्यक्ष बने हैं तब से हमारी यह पहली मुलाकात है। सबसे पहला सवाल, आपने ये पार्टी क्यों चुनी? आपके पास बहुत से ऑप्शंस हो सकते थे। आप एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, बहुत सी पार्टियों में आपके संबंध रहे होंगे, अपनी उस पूरी जो आपका करियर रहा होगा उस दौरान, लेकिन आपने उम्र के इस पड़ाव पर, जब आपने सेवा से सेवानिवृत्ति ले ली है, अब आप जनसुराज के साथ जुड़े, इसका निर्णय लिया, इसके पीछे की वजह क्या थी? बिहार की बदहाल स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। 1981 में जब मैं बिहार से निकलकर आईआईटी कानपुर गया था, तो उस समय भी मुझे बिहारी बिहारी कह के अपमानित किया जाता था। आज भी हमारा कोई बेटा, बच्चा, कोई आदमी बाहर पढ़ने या नौकरी करने जाता है तो उसे आज भी बिहारी कह के अपमानित किया जाता है। 50 सालों में ये तो नहीं बदला, और 50 सालों में ये भी नहीं हुआ कि बिहार जो देश में विकास के नाम पर सबसे अंतिम पायदान पर था, उससे कहीं ऊपर गया हो। 40 साल पहले भी हम अंतिम पायदान पर थे, आज भी हम उसी अंतिम पायदान पर हैं। बिहार को इसलिए भी बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है और इसीलिए हमें अपमानित भी किया जाता है। तो इसका कारण क्या है? जिन जिन नेताओं ने पिछले 40 सालों में हमारे ऊपर राज किया, उन्होंने इस तरफ तो कुछ भी नहीं किया। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि कांग्रेस के ज़माने में बिहार की हालत बद से बदतर हुई। जब जनता कांग्रेस से ऊब गई तो उन्होंने लालू जी को एक मौका दिया, लेकिन लालू जी के ज़माने में जो जंगल राज आया, जो गुंडागर्दी आई, उससे जनता परेशान हो गई। 2005 में जब उनको बदल कर नीतीश को लाया गया, नीतीश जी को, तो अब 20 साल हो गए हैं, लेकिन बिहार की स्थिति जहाँ थी वहीं रह गई है।
बिहार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इमीडिएटली बदलने की ज़रूरत है, लेकिन ये साफ है कि बिहार में अब इंक्रीमेंटल चेंज से कुछ नहीं होने वाला है। एक आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है जो स्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं दे सकती हैं। उनके पास न तो नीति है, न विजन है, न ही कोई आइडिया है। जनता को एक विकल्प चाहिए था, उन्होंने सब पार्टियों को देख लिया, अब उन्हें एक विकल्प चाहिए जो जन स्वराज पार्टी लेकर आई है। और इसीलिए हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप बिहार में व्यवस्था बदलना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी सुधारना चाहते हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी सुधारना चाहते हैं, अपने युवाओं की ज़िंदगी सुधारना चाहते हैं, तो जन स्वराज आपके लिए विकल्प है। सर, ये सारी वजहें रहीं जिन्होंने कि आपको आकर्षित किया इस पार्टी के साथ जुड़ने के लिए। आपने बिहार की बात की कि बिहार की बदहाली की चर्चा किस तरह से पूरे देश में होती रही है। हालांकि अब उसमें बदलाव थोड़ा बहुत आया है, धीरे धीरे वो पर्सपेक्टिव बदला है। लेकिन अब हमारा अगला सवाल सर इस बात से है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। उस आयोजन में आपने इस बात का जिक्र किया कि आने वाले दिनों में बिहार के पटना के गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक ऐसी रैली होने वाली है जैसी रैली आज तक न कभी पहले हुई थी और न कभी होगी। हम कैसी रैली की परिकल्पना करें सर? गांधी मैदान एक आइकॉनिक प्लेस है और वहाँ पे अगर किसी रैली में इतने लोग आ जाए कि गांधी मैदान में जगह नहीं रहे बैठने की, तो ये एक ऐतिहासिक रैली होगी। हमारा पूरा भरोसा है कि 11 अप्रैल को जो बिहार बदलाव रैली हम करने वाले हैं गांधी मैदान में, उसमें आपको वैसा ही कुछ दृश्य दिखेगा। सर, मेरे मन में आपके इस जवाब को लेकर एक आध शंकाएं आ रही हैं। शंकाएं इसलिए आ रही हैं क्योंकि वो वक्त था, मुझे याद है, जब भी आप लोगों की पार्टी की लॉन्चिंग हो रही थी, उद्घाटन होना था, तब भी आप लोगों ने एक अर्जी डाली थी जिला प्रशासन को कि हमें गांधी मैदान दिया जाए। लेकिन उस वक्त आप लोगों को गांधी मैदान नहीं दिया गया किन्हीं कारणों को बता करके, और फिर बाद में आप लोगों को वेटरनरी कॉलेज में शिफ्ट होना पड़ा। उस वक्त भी हमें ऐसा लगा था, हमें ऐसी उम्मीद थी, क्योंकि उस वक्त भी कहा जा रहा था कि जन स्वराज के गठन के मौके पर एक ऐसी रैली आयोजित होगी जो कि आज तक पहले कभी नहीं हुई थी। हमें वो देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बार आपको लगता है कि ये जो जिला प्रशासन है या फिर हम राज्य की सरकारी व्यवस्था का भी बात कर लें, आप लोगों को सब तरह की क्लियरेंसेज मिल जाएंगी, कोई किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी, प्रशासन आप लोगों का सहयोग करेगा? आप लोग की आपको उम्मीद है इस बात? नहीं, एक्चुअली हमें सारे परमिशंस, सारी स्वीकृति मिल गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें अभी कोई और अड़चन है। अब केवल ये बात है कि हम ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करें और कोई भी जो जाम लगेगा किसी रोड पे, किसी जगह पे, उसको किस तरह से हैंडल करें, तो वो हम कर लेंगे। उसके लिए हमारी विस्तृत व्यवस्था की जा रही है जिसमें हमें प्रशासन भी मदद कर रहा है। सर, गांधी मैदान के बारे में एक और बात कही जाती है इतिहास में, जब भी हम पढ़ते हैं, हालांकि उस वक्त तो मेरी पैदाइश नहीं थी, लेकिन जेपी के बारे में कहा जाता है कि जो 74 का आंदोलन हुआ था उस वक्त गांधी मैदान में जो भीड़ उमड़ी थी, आज तक वैसी भीड़ कभी नहीं उमड़ी। क्या हम उम्मीद करें, क्या इसको कहने में अतिशयोक्ति होगी क्या कि एक नए जेपी, प्रशांत किशोर के रूप में एक नए जेपी का उदय हो रहा है, अगर आप लोगों के हिसाब से गांधी मैदान वाली रैली इस तरह से कामयाब हो जाती है तो? नहीं, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जेपी भी एक बदलाव का सपना लेकर आए थे और प्रशांत किशोर भी एक बदलाव का सपना लेकर आए हैं। लेकिन इस बार जैसा भी होगा, आप सबको कुछ नया देखने को मिलेगा। मैं अभी केवल इतना ही कहूँगा, कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। कुछ नया देखने को मिलेगा। सर, अभी मौजूदा वक्त में देश के अंदर जो राजनीति हो रही है वो दो धड़ों के बीच में सिमट कर रह गई है। एक धड़ा हिंदू है जाहिर तौर पर, एक धड़ा मुसलमान है।
अभी फिलहाल जो सबसे ज़्यादा चर्चा और बहस का विषय बना हुआ है वो वक्फ संशोधन विधेयक 2025। आपकी पार्टी ने और प्रशांत जी ने इसके पहले ही मीडिया के जरिए और अपना स्टैंड जाहिर कर दिया है और आपने खुलकर इसकी मुखालफत की है। हम आपके जरिए अपने दर्शकों को, चूंकि आप एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो आप अगर सरल और आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को ये बता सकें कि आप लोगों का वक्फ को लेकर विरोध क्यों है। नहीं, बात बहुत सिंपल है। देश में जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं उनको जो कुछ एश्योरेंसेस दिए गए थे हमारे संविधान में, हमारे नीतिकारों के द्वारा, उसको डाइल्यूट करने से देश में जो माहौल है उस पर चोट किया जा रहा है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हम जानते हैं कि जैसा हमने बिहार चुनाव में कहा है कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। पिछले सेंसस में हमने देखा कि लगभग 18-19% आबादी मुसलमान भाइयों की है, भाइयों बहनों की है। तो हमने उनसे वादा किया है कि 243 में से 40 सीट हम मुसलमान भाइयों बहनों के लिए रखेंगे। ये दिखाता है कि हम अपने माइनॉरिटीज़ के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखते हैं, क्या योजना रखते हैं। और इस योजना से ही आप समझ लेंगे कि हम वक्फ बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं। सर, आखिर में जाते जाते एक आध सवाल, जिस तरह की उम्मीद प्रशांत किशोर की का ये जो नया अभियान है, हम इसे अभियान ही हम इसे कहेंगे, हालांकि अब ये पार्टी का रूप ले चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोग पुरजोर तरीके से इसमें भागीदारी करेंगे। हम क्या उम्मीद लगाएं? चाहे हम यदि आपसे पूछें, आप बतौर पार्टी के अध्यक्ष, आपकी क्या उम्मीदें हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? आप कितने आशान्वित हैं अपनी सफलता को लेकर? अभी हम उस स्टेज तक पहुंचे नहीं हैं। आने वाला 6 महीना हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। हम अपनी बात कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसकी लड़ाई चल रही है। हमारी लड़ाई चुनाव जीतने या हारने की नहीं है, क्योंकि जब जनता हमारी बात समझ लेगी तो उनके पास और कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय जनसुराज का साथ देने के। हम कितने सक्सेसफुल होते हैं जनता को अपनी बात समझाने में, ये हमारी लड़ाई चल रही है। हम इसकी जद्दोजहद में हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगला 6 महीना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और पर्टिकुलरली जब हमें चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, उसके बाद उस चुनाव चिन्ह को हम जनता के किस भाग तक पहुंचा सकते हैं, इसकी बहुत बड़ी लड़ाई होगी। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इलेक्शन में हम किसी राजनीतिक पार्टी से लड़ नहीं रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आखिर में सर सवाल एक, जाते जाते हम समाप्त करते हैं इस बातचीत को। आगे भी आपसे और भी बातचीत काफ़ी होगी। आने वाली 11 तारीख को आप लोगों की एक बड़ी रैली है, आप लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं उससे। पिछले उपचुनाव के दरमियान भी आप लोगों की बड़ी उम्मीदें थीं, जिस तरीके से कैंपेनिंग हुई थी। मीडिया को भी बड़ी उम्मीद थी सर। हालांकि वोट्स तो आप लोगों को मिले, लेकिन जो अपेक्षाकृत सफलता थी, आप लोगों ने अपेक्षा की थी, उम्मीद की थी, वो सफलता नहीं मिल पाई आप लोगों की। मौजूदा वक्त में अगर विधानसभा या विधान परिषद की बात करें तो प्रतिनिधित्व के तौर पर आपके सिर्फ एक प्रतिनिधि हैं। अगर हम पिछले उपचुनाव के परिणामों को संदर्भ में रखें और उसको एनालाइज करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के परिणामों को समझने की कोशिश करें, तो क्या हम सही होंगे या फिर हम गलत होंगे सर? नहीं, बात बहुत आसान है इसको समझने में।
अगर आप ध्यान दें तो उपचुनाव के समय 1 नवंबर को हमें अपना चुनाव चिन्ह मिला था जी। 11 नवंबर को चुनाव प्रचार ख़त्म हो गए थे। उसके बीच में दिवाली आई, छठ आया, वर्चुअली हमारे पास 8 या 9 दिन था अपने चुनाव चिन्ह को लोगों तक पहुंचाने के लिए। इतने कम समय में अगर हमने 70,000 लोगों तक ये बात पहुंचा दी तो इमेजिन कीजिए जब हमारे पास 4-5 महीने का समय मिलेगा तो हम क्या क्या करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारी तैयारी, हमारी जनता की तैयारी इतनी होगी कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे नवंबर के बाद। आखिर में सवाल सर, एक आरोप के साथ मैं इस बातचीत को ख़त्म करूंगा। आरोप सबसे ज़्यादा अगर जन स्वराज पार्टी के ऊपर लगते हैं तो फंड्स को लेकर लगते रहे हैं सर। बतौर अध्यक्ष आपका जवाब उन आरोपों पर क्या है जो लोग ये सवाल करते हैं कि आप लोगों के पास ब्लैक मनी आ रहा है और आप लोग उसको अपने चुनावी कैंपेन में खपा रहे हैं? हम सरकार में तो हैं नहीं, हम तो सरकार में नहीं हैं। अगर हमारे पास ब्लैक मनी है और ऐसा एलिगेशन सरकार में रहने वाले लोग लगा रहे हैं तो उनको एलिगेशन लगाने के बदले हमारे ऊपर जांच बिठानी चाहिए थी, है या नहीं? हम सरकार में तो नहीं हैं जो आप हमें अक्यूज़ कर रहे हैं कि हम ब्लैक मनी यूज़ कर रहे हैं। जो सरकार में हैं वो हमारे ऊपर इंक्वायरी करें और हमारे फंड्स के आने और जाने की सारी चीज़ जो ओपन में है उसकी जांच करें और फिर बताएं कि हम ब्लैक मनी यूज़ कर रहे हैं या वाइट मनी यूज़ कर रहे हैं। जो लोग प्रशांत जी को बिजनेसमैन कहते हैं आप उनको क्या जवाब दीजिएगा सर? क्योंकि प्रशांत जी की को लेकर एक आम धारणा पॉलिटिकल खेमे में सर, उनके जो विरोधी हैं वो सीधा सीधा कहते हैं कि वो राजनीतिज्ञ तो है नहीं, राजनेता तो है नहीं, वो तो एक बिजनेसमैन है, धंधा करते हैं, सीधी सी बात है, वो अपना धंधा कर रहे हैं। नहीं, आप ज़रा ये ध्यान दें कि ये एलिगेशन कौन लगा रहा है? उनके विरोधी। तो जो विरोधी जन स्वराज के ऊपर आने से विचलित हो रहे हैं, जिनको अपनी सत्ता हिलती हुई दिखाई दे रही है, जिनको अपना समीकरण गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है, वही इस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं। और क्या बुराई है अगर बिजनेसमैन ही राजनीतिक दल खोलकर चल रहा है तो इसमें बुराई क्या है? डोनाल्ड ट्रंप भी तो बिजनेसमैन ही है। अब तो प्रत्यक्ष तौर पर सब कुछ हो रहा है, एलन मस्क उनके साथ हैं। बिल्कुल, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? मुझे तो केवल इसमें उनकी जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनकी निराशा झलक रही है जो इस तरह से बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर पीपीएम टाइम्स को वक्त देने के लिए। हमारी पहली बातचीत थी, आगे भी हम और बातचीत करेंगे और हम उम्मीद करते हैं सर कि आने वाली 11 तारीख को आप लोगों की जो प्रस्तावित रैली है वो कामयाब बने और आप लोगों को जैसी सफलता की उम्मीद है वैसी सफलता मिले, ऐसी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके